कैम साइकिल। तो हमने डार्क रिएक्शन के अंदर बच्चों 3 साइकिल डिस्कस किए हैं, C3 साइकिल, C2 साइकिल एंड C4 साइकिल। आज हम पढ़ेंगे कैम साइकिल क्या होता है। इसको बेसिकली कहा जाता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से हम इसको जानते हैं क्योंकि क्रेसुलेसी जो फैमिली है उसके अंदर सबसे पहले ये साइकिल डिस्कवर किया गया था और इसमें एसिड बनेगा। इस साइकिल में हम देखेंगे मैलिक एसिड बनेगा और फिर उस मैलिक एसिड को जो है वो मेटाबोलाइज किया जाएगा। तो इसलिए हम इसको कैम साइकिल के नाम से जानते हैं, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ज्यादातर जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, चाहे वो ब्रायोफिल्म है, चाहे वो ओपनशिया है, तो इस तरीके से जो डेजर्ट में प्लांट ग्रो करते हैं ना बच्चे, जो डेजर्ट वाले प्लांट हैं, तो जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं वहां पे ये साइकिल चलता है। अब आप बोलोगे कि डेजर्ट में ये साइकिल क्यों चल रहा है? क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स के अंदर आपको पता ही है जो है वाटर की डेफिशिएंसी होती है जी। तो डेजर्ट वाले प्लांट्स के अंदर बच्चों वाटर की कमी होती है। तो इसलिए अगर ये वाले प्लांट, तो आपको पता है डेजर्ट में वाटर जो है कम होता है, तो अगर ये प्लांट डे टाइम पे, अगर ये वाले प्लांट जो हैं वो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो डे टाइम पे अगर वो स्टोमेटा ओपन करेंगे, वो जो कोई प्लांट है डेजर्ट प्लांट, ठीक है, और इसका जो स्पोर लीफ है, वैसे डेजर्ट प्लांट में लीफ होते नहीं है, ज्यादातर आपको स्टेम ही नजर आता है। फॉर एग्जांपल अगर जहां पे ये डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन करके फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश करेगा प्लांट, तो साथ में क्या चलेगी जी? साथ में जो ट्रांसपीरेशन है, साथ में ट्रांसपीरेशन भी तो चलेगी। तो इस प्लांट के अंदर जो है आप देखोगे, अगर ये प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करेंगे, डे टाइम पे अगर आप फोटोसिंथेसिस में जाएंगे, ये प्लांट डेजर्ट वाले प्लांट, तो जहां पे वो ठीक है फोटोसिंथेसिस तो कर लेंगे लेकिन वाटर लॉस हो जाएगा। तो अगर सारा का सारा वाटर लॉस हो गया इन प्लांट्स के अंदर, तो ये प्लांट तो खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया वहां पे, उस तरह की एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर ये अपने आप को अडेप्ट करके, और इन्होंने जो फोटोसिंथेसिस का टाइम था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस रात को करते हैं, लेकिन आप बोलोगे जी फोटोसिंथेसिस तो डे प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस तो रात को कभी हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल ठीक है, हम उस बात का भी आंसर करेंगे कि मतलब ये फोटोसिंथेसिस पूरी की पूरी रात को नहीं करते, आधा काम रात को करते हैं, आधा काम दिन में करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस दिन में ही होगी, बट जो काम रात को हो सकता है जी वो वाला काम रात को कर लेते हैं। बताएंगे हम कौन सी रिएक्शन के रात को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बिना एनर्जी के रात को एटीपी नहीं होते, एनएडीपी नहीं होते। तो इसलिए जो काम फोटोसिंथेसिस का रात को हो सकता है वो रात को कर लेते हैं, जो काम पेंडिंग रह जाता है, जो दिन पे डिपेंड करता है, जो लाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइट आएगी तो एटीपी बनेंगे, एटीपी बनेंगे तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू होगी। ठीक है जी। तो आज हमने यही देखना है कि इनकी क्या खासियत है कि जो डेजर्ट प्लांट हैं, क्योंकि डेजर्ट प्लांट के कुछ कैरेक्टर होते हैं जी सक्यूलेंट प्लांट्स के, इनके पास जो स्टोमेटा है दैट इज फोटोएक्टिव। तो इनके पास फोटोएक्टिव स्टोमेटा है। फोटोएक्टिव स्टोमेटा का क्या मतलब है? फोटोएक्टिव स्टोमेटा का क्या मतलब है? स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट। तो अगर इन प्लांट्स में स्टोमेटा रात को ओपन कर रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब है
कि जो CO2 आ रही है अंदर वो रात को ही आएगी, दिन में नहीं आ सकती, क्योंकि दिन में तो जो स्टोमेटा बंद रखते हैं, क्योंकि डे टाइम तो गर्मी ज़्यादा होती है। तो इनको इन प्लांट्स ने क्या करना है, कैम प्लांट्स ने, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट है वहाँ पे वाटर की कमी होती है, तो उनको वाटर कंजर्व करना है, मैक्सिमम वाटर जो है वो बचाना है। तो इसलिए हम देखते हैं इनके पास जो लीफ हैं वो नहीं होते, लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, जो लीफ है वो स्पाइंस बन जाते हैं, जो स्टोमेटा है वो रात को ओपन करते हैं। तो मतलब ये प्लांट अपने आप को डेजर्ट के अंदर अडेप्ट कर गए, और इन्होंने जो फोटोसिंथेसिस भी है वो थोड़ी सी रात को शिफ्ट कर ली। हालांकि फोटोसिंथेसिस कभी भी रात को नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस एक डे प्रोसेस है, लेकिन हम देखेंगे बड़ी ही चालाकी से आधा काम रात को करते हैं, आधा काम दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। ठीक है जी, तो हमने वही देखना है कि कैसे कैम साइकिल जो है वो कैसे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो इसलिए इन्होंने एक नया साइकिल चलाया, दैट इज कैम साइकिल, जो कि इनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हालांकि वो बिल्कुल C4 साइकिल ही है जो हमने कल पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। तो पहली बात, जहां पे कोई क्रैंज एनाटॉमी नहीं है इन प्लांट्स के अंदर, आपको क्रैंज एनाटॉमी नहीं दिखेगी। तो जहां पे कोई क्रैंज एनाटॉमी नहीं है तो मतलब दो टाइप के सेल नहीं है, सिंगल टाइप के ही सेल हैं। तो एक ही सेल में जो है अलग अलग प्रोसेस चलेगा। तो सपोज जो मेरे पास एक सेल है, हम सेल बना लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज ए सेल, तो एक ही सेल है, सिंगल सेल है, तो कोई क्रैंज एनाटॉमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रोसेस अलग अलग टाइम पे चलेगा। आधा काम दिन में चलेगा, आधा काम रात में। तो एट नाइट क्या होगा पहले हम वो देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो प्लांट हैं इनके जो स्टोमेटा है जी वो रात को ओपन करते हैं, क्योंकि फोटो एक्टिव स्टोमेटा है। तो फोटो एक्टिव स्टोमेटा आपको पता ही है जो रात को ओपन करते हैं। तो फोटो एक्टिव स्टोमेटा रात में ओपन हो गए, और अगर रात में स्टोमेटा ओपन हो गए एट नाइट, तो जो CO2 है वो तो अंदर आएगी। तो ये हम बात कर रहे हैं एट नाइट की, कि रात को क्या होता है। तो ये सारा C4 साइकिल ही है, जहां पे पेप नाम का एंजाइम मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, एंजाइम है जहां पे पेप्टेज। तो साइकिल वही है, सारा C4 साइकिल ही चलेगा, बस रात को चलेगा। याद करो जब हमने C4 साइकिल पढ़ा है, वहां पे जो फर्स्ट रिएक्शन होती है क्या उसमें ATP लगता है, जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है जब CO2 पेप से कंबाइन करती है, और आपके पास क्या बनता है। क्या इस स्टेप में जब हमने C4 साइकिल पढ़ा, इस स्टेप में कहीं भी ATP का रोल आया, कहीं भी ATP का मॉलिक्यूल यूज हुआ है या नहीं हुआ। हाँ जी, कल हमने पढ़ा था C4 साइकिल, जो फर्स्ट स्टेप होता है C4 साइकिल का, क्या उसमें ATP लगता है या नहीं। नहीं लगता। तो वो काम तो फिर रात को भी हो सकता है ना, जहां पे पैसा नहीं लगना, जहां पे एनर्जी लगनी नहीं, वो तो दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो मतलब जिस बड़ी ही चालाकी से ये प्लांट क्या कर रहे हैं, रात को स्टोमेटा ओपन कर रहे हैं और CO2 को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर मैं दिन में स्टोमेटा ओपन करूंगा तो मेरा वाटर का लॉस हो जाएगा, और वाटर अगर लॉस हो गया तो प्लांट की कहानी खत्म है। क्योंकि ये डेजर्ट वाले प्लांट हैं, डेजर्ट में ग्रो करते हैं, पानी तो बचाना है इन्होंने, वहां तो पानी की कमी है। तो इसलिए जो जो काम रात को हो सकता है वो काम रात को कर लेते हैं। देखो CO2 को स्टोर करके रखा जा सकता है रात को, तो दिन में स्टोमेटा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या करते हैं, रात को सारी CO2 स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही दिन आता है, लाइट आती है, ATP बनते हैं, उसी CO2 को यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। तो ज़ैजोएस्टिक एसिड आपको पता है किसमें कन्वर्ट होता है, हमने कल की रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज मैलिक एसिड में या मैलेट में। चाहे आप इसको मैलेट लिख लो, चाहे आप इसको मैलिक एसिड लिख लो। और ये मैलेट जो है, क्योंकि अब रात है तो अब आगे का स्टेप तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैलेट को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो उसमें तो ATP चाहिए, अगला साइकिल तो चल नहीं सकता, क्योंकि ये रात है, रात में ATP नहीं होते, NADP नहीं होते। तो ये रात को वैक्यूल के अंदर ये प्लांट क्या करते हैं, जो प्लांट सेल में वैक्यूल है उसमें इस मैलिक एसिड को स्टोर कर लेते हैं। देखो
एसिड बना लेते हैं। तो मैलेट मीन्स मैलिक एसिड। ये सारा वही साइकिल है, C4 साइकिल ही है, स्टेप नहीं बदलने वाले। OA बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, फिर पायरूवेट बनेगा, तो सारा C4 साइकिल ही चलता है ये, बट एक ही सेल में अलग अलग टाइम पे चलता है। तो रात में क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन हो गया, CO2 बाहर से आ गई, पेप के साथ कंबाइन कर गई, 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैनो एसिटिक एसिड बन गया, वो मैलेट में कन्वर्ट हो गया, वो वैक्यूल में स्टोर हो गया। और जैसे ही डे टाइम आएगा, अब मैं बात करूंगा ड्यूरिंग डे, दिन में क्या होगा, वो मैलेट बाहर निकलेगा, मैलेट को वापस कन्वर्ट किया जाएगा। आपको पता ही है ये सारा C4 साइकिल है जो हमने कल पढ़ा था। OA जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट में, जहां पे जो CO2 है वो रिलीज कर दी जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है। इसी CO2 को यूज किया जाएगा जहां पे C3 साइकिल में, और जो पायरूवेट को कन्वर्ट किया जाएगा फास्फोइनोल पायरूवेट में। तो साइकिल सारा वही है, C4 साइकिल ही है, क्योंकि ये स्टेप दिन में ही हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस स्टेप में भी ATP लगने वाले हैं, 2 ATP, और इस स्टेप में भी ATP लगने वाले हैं, जहां भी आपको पता है 3 ATP और 2 NADPH। तो ये जो काम है, जो बाकी का काम है मैलेट को वापस कन्वर्ट करना, ये तो एनर्जी वाला काम है, इसमें आपको ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तो सिर्फ डे टाइम में होती है ना, रात को तो होती नहीं। तो मतलब जो काम बिना एनर्जी के, जिस काम में ATP यूज ही नहीं होता, जिस काम में ATP यूज नहीं होता, वो काम जो है वो दिन में, रात को कर लिया जाता है, और जिस काम में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ATP की जरूरत पड़ती है, वो काम दिन में कर लिया जाता है। तो क्रैसुलेसी फैमिली में ये साइकिल देखो, जहां पे कोई क्रेंजोनॉटमी नहीं है, 2 सेल नहीं है, सेल सेम ही है, एक ही सेल में अलग अलग टाइम पे काम चल रहा है। लेकिन C4 प्लांट्स में क्या होता है जी, C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है फिर, कैम ऑफ प्लांट और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस हो गया, साइकिल तो सेम है दोनों के पास, C4 साइकिल चलता है पूरा साइकिल। हाँ जी। C4 प्लांट में एक 2 अलग अलग सेल में सेम टाइम पे चलता है, एक मीजोफिल सेल, एक बंडल शीथ सेल, सेल अलग अलग है, टाइम सेम है, डे टाइम। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सेल सेम है, टाइम अलग अलग है। होगी बात क्लियर? तो ये है जी कैम साइकिल। तो कैम साइकिल जानबूझ के चलाया गया है, तो सारा C4 साइकिल ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि ये वाले प्लांट एसिड को बना लेते हैं। देखो ये मैलिक एसिड बनाया गया और फिर बाद में उसको मेटाबोलाइज किया गया, और ये साइकिल क्रैसुलेसी फैमिली में डिस्कवर हुआ, तो दैट इज वाई नाम पड़ गया क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको हम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है जी। और ये चलता है आपके डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, ये साइकिल ऑपरेट होता है। तो जी हो गए बच्चे हमारे साइकिल सारे, जितने भी हमने डार्क रिएक्शन में साइकिल पढ़ने थे, चाहे वो C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, C2 साइकिल है, कैम साइकिल है, तो हमने 4 साइकिल पढ़े। लेकिन इन चारों में एक जो साइकिल है जो फूड बना सकता है, मैं बार बार आपको जो बात बोल रहा हूँ, सिर्फ एक ही साइकिल है जो फूड बना सकता है, वो है C3 साइकिल। तो साइकिल बहुत तरह के हैं, लेकिन जो कैम साइकिल है, C4 साइकिल है, जो फूड बनाने में हेल्प करते हैं, वो हेल्पर हैं, फूड नहीं बनाते। C4 साइकिल हेल्प कर रहा है C3 साइकिल की, कैम साइकिल हेल्प कर रहा है C3 साइकिल की, लेकिन जो C2 साइकिल है वो विलन है। C2 साइकिल कभी भी फूड नहीं बनाता, वो फूड को वेस्ट करता है। तो जी हो गया जी, दिस इज ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन। कैम साइकिल क्या है, चारों तरह के साइकिल हमने डिस्कस किए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल के तौर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। जो फोटोसिंथेसिस में आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेड ड्रॉप इफेक्ट? व्हाट इज रेड ड्रॉप? रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा ही जाएगा। याद करो हमने जब लाइट की बात की थी कि विजिबल लाइट के हम 7 कलर में डिवाइड कर देते हैं, विब ब्यॉट,
एक तरफ अगर मैं लाइट ले लूं, दूसरी तरफ मैं ले लूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज आरओपी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है और कौन सी लाइट में कम होती है। तो मैंने 7 कलर लिए, 400 से वेवलेंथ शुरू हुई 680 वेवलेंथ तक। मैंने देखा कि मेरा इस तरीके से ग्राफ जो है तो इस तरीके से ग्राफ आता है हमारे पास, यानी कि रेड लाइट के बाद जहां पे फार रेड लाइट होती है, जहां पे रेड के बाद क्या आती है, फार रेड लाइट। तो मुझे क्या पता चला कि मुझे एक तो ये बात क्लियर होगी कि ब्लू एंड रेड रीजन में जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो मैक्सिमम है, कि ब्लू एंड रेड रीजन है जहां पे वहां पे फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही मैं रेड लाइट से आगे की लाइट यानी कि 700 वेवलेंथ की लाइट प्लांट को देता हूं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शार्पली डिक्रीज कर जाती है। तो ये जो शार्प डिक्रीज हो रही है, ये तो जहां तो मैक्सिमम है। रेड लाइट देखो, नाम मिसलेनियस है, जहां पे जो नाम है वो मिसलीड करता है। नाम बता रहा है रेड ड्रॉप इफेक्ट, तो बच्चों को लगता है कि रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ड्रॉप कर जाती है, रेड लाइट में नहीं करती। रेड लाइट के बाद जो फार रेड लाइट आती है ना, जब उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाती है शार्पली, तो दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट। हालांकि इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए था फार रेड ड्रॉप इफेक्ट, क्योंकि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो रेड लाइट में तो मैक्सिमम है, तो रेड लाइट में फिर ड्रॉप कर रही है। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, अगर मैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा होती है, तो हम ऑक्सीजन की यील्ड देख लेते हैं कहाँ ज्यादा हो रही है। वायलेट लाइट दे रहा हूँ 400 वेवलेंथ की, तो ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ जी फोटोसिंथेसिस कम चल रही है। ब्लू लाइट दे रहा हूँ मैं मैक्सिमम, तो मुझे पता चलता है कि ऑक्सीजन का जो यील्ड है वो बढ़ गई है। देखो जहाँ पे ऑक्सीजन 10 मॉलिक्यूल पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे 50 मॉलिक्यूल पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे 100 मॉलिक्यूल पैदा हो रहे हैं, तो मुझे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे निकालूंगा मैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा चल रही है या कम। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा होती है, जितनी ऑक्सीजन ज्यादा पैदा हो रही है उतनी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, जितनी ऑक्सीजन कम पैदा हो रही है उतनी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है। तो मींस ऑक्सीजन यील्ड, इसको मैं क्वांटम यील्ड कहता हूं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। कई बार ये भी वर्ड पूछ दिया जाता है, व्हाट इज क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ एवरी सिंगल फोटोन, कि कोई फोटोन लाइट का अब्जॉर्ब हुआ, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पैदा हुए। तो मींस अगर हम क्वांटम यील्ड को कह लो, चाहे ऑक्सीजन प्रोडक्शन कह लो, चाहे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कह लो, एक ही बात है। अगर हम ऑक्सीजन प्रोडक्शन को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो हमें ये पता चलता है कि एक तो ब्लू लाइट, एक रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रही है, लेकिन रेड लाइट के बाद जो फोटोसिंथेसिस है वो शार्पली डिक्रीज कर जाती है। सो दिस शार्प डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फार रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको इस एमएसटी में भी आएगा बच्चों, और आपसे ये पूछा ही जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट इज रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो नाम से कई बार बच्चे मिसलीड हो जाते हैं, बच्चे लिख देते हैं कि रेड लाइट में जो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करती है उसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपके सामने ग्राफ है, सारी बात क्लियर है जी। कौन से रीजन में जो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करती है, रेड में या फार रेड में? फार रेड। फार रेड। तो दिस डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फार रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्लियर होगी जी बात। जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसके बाद एक सेकंड इफेक्ट जो क्वेश्चन आता है वो है इमर्शन इफेक्ट, दैट इज इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट। उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इमर्शन
इन्हांसमेंट इफेक्ट। व्हाट इज इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट क्या है? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया इस बंदे ने। इसने क्या किया जी, इस तरफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेम, इस तरफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्लॉट किया। तो इसने 3 एक्सपेरिमेंट किए, ए प्लांट लिया, बी प्लांट लिया, सी प्लांट लिया। इसने ए प्लांट को क्या किया, सपोज जहां पे ऑक्सीजन है, जहां पे 10 मॉलिक्यूल पैदा हो रहे हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे 50 हो रहे हैं, यहाँ पे 100 हो रहे हैं, कि कितनी ऑक्सीजन पैदा हो रही है। तो इस बंदे ने सिंगल बीम ऑफ लाइट दिया, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, मतलब एक ही लाइट दी इसने। तो सपोज फर्स्ट प्लांट को इसने सिर्फ रेड लाइट दी, फर्स्ट प्लांट को इसने क्या किया, रेड लाइट दी, यानी कि 680 वेवलेंथ की लाइट दी। तो उसने देखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इतनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो इस लेवल पे फोटोसिंथेसिस चल रही है जब उसने सिंगल बीम ऑफ लाइट दिया 680 का। बी प्लांट को उसने सिर्फ 700 वेवलेंथ की यानी कि फार रेड लाइट दी। तो उसने देखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अभी भी कम है। तो जब अकेली रेड लाइट दी, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ रेड लाइट दिया, तो उसने देखा फोटोसिंथेसिस जहां तक चल रही है। जब उसने दूसरे केस में दूसरे प्लांट को फार रेड लाइट दी, तो उसने देखा फोटोसिंथेसिस अभी कम चल रही है। जब उसने तीसरे प्लांट को, जो दोनों लाइट हैं, रेड लाइट एंड फार रेड लाइट जब एक साथ दी, तो उसने देखा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो शार्पली इंक्रीज कर गई। समझ रहे हो बात, कि जब इमर्शन नाम के साइंटिस्ट ने सिर्फ रेड लाइट दी प्लांट को, तो उसने देखा फोटोसिंथेसिस ठीक ठाक चल रही है। जब सिर्फ फार रेड लाइट दी तब भी फोटोसिंथेसिस ठीक ठाक चल रही है। लेकिन जैसे ही उसने दोनों बीम ऑफ लाइट साइमल्टेनियसली दिए, व्हेन ही अप्लाइड बोथ द बीम ऑफ लाइट साइमल्टेनियसली, ही ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो शार्पली इंक्रीज कर गई। तो ये जो शार्प इंक्रीज है, ये जो शार्प इंक्रीज है इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस when he applied both beam of light simultaneously, this is known as immersion enhancement effect। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो गया? जब सिंगल लाइट दी, देखो आपको पता ही बच्चे 680 पे कौन सा फोटो सिस्टम, हमें पता है 2 फोटो सिस्टम है, एक फोटो सिस्टम 680 पे काम करता है, एक फोटो सिस्टम 700 पे काम करता है। तो जब उसने सिर्फ 680 का लाइट दी, तो मुझे पता है कि सिर्फ फोटो सिस्टम 2 काम कर रहा है, तो एटीपी काम बनेंगे, फोटो सिस्टम 1 काम नहीं कर रहा। जब उसने फार रेड लाइट दी, तो उसने देखा फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा है अकेला, और जब उसने दोनों लाइट दी, तो फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों काम कर रहे हैं। और अगर ये दोनों काम करेंगे तो एटीपी ज्यादा बनेंगे, एनर्जी ज्यादा बनेगी, एटीपी ज्यादा बनेगी, एनर्जी ज्यादा बनेगी, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी, समझ आई बात? व्हाट इज इमर्शन इनहांसमेंट इफेक्ट क्या होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे एक्सपेरिमेंटल के ऊपर, वो आता है कि जो ऑक्सीजन पैदा होती है, हम बात करते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस जो है इसमें जो ऑक्सीजन है वो पैदा होती है, CO2 कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन पैदा होती है। तो वो ऑक्सीजन कहां से आती है? क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं CO2 प्लस वाटर गिव राइज टू C6 H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन पैदा होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट कम्स फ्रॉम, कहां से आई? वो CO2 से आती है या वो वाटर से आती है? देखो वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, CO2 के पास भी ऑक्सीजन है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट कम्स फ्रॉम CO2 से आती है वो,
या फिर वो वाटर से आती है, क्योंकि CO2 के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है। तो वो कौन सी ऑक्सीजन है? तो आंसर आना चाहिए जी, दैट इज फ्रॉम वाटर। हमेशा याद रखना, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में पैदा होती है बच्चों, इट ऑलवेज कम फ्रॉम वाटर। वो कभी भी ऑक्सीजन CO2 से नहीं आती। CO2 वाली ऑक्सीजन जहां जाती है फूड के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो जो भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा होती है, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम वाटर। हाँ जी बच्चों, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो हम बात कर रहे हैं जी कि जो ऑक्सीजन पैदा होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम वाटर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। क्या जी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है? तो बिल्कुल है जी। तो एक साइंटिस्ट है, वी नेल, नील, वैसे उसको नील भी कह देते हैं। तो वी नील ने क्या किया जी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने CO2 प्लस वाटर, तो ये जो वाटर वाली ऑक्सीजन है वो उसने रेडियो लेबल कर दी, यानी कि हैवी आइसोटोप ले लिया ऑक्सीजन का। वाटर वाली जो ऑक्सीजन थी उसको लेबल कर दिया, और ये जो CO2 वाली ऑक्सीजन है इसको नॉर्मल आइसोटोप ले लिया इसका 16 वाला। जब इसने देखा, देखो अब इस दोनों ऑक्सीजन को लेबल कर दिए ना, अगर आप दोनों को लेबल कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा उनकी डेस्टिनेशन क्या है। उनकी डेस्टिनेशन का हमें जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो इस केस में क्या है जी, उसने देखा जैसे ही CO2 प्लस वाटर को उसने कंबाइन किया तो उसने देखा C6H12O6 प्लस ये जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो 18 वाली हो रही है और 16 वाली ऑक्सीजन जहां चलेगी। तो साफ पता चल रहा है कि ये जो ऑक्सीजन पैदा होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट ऑलवेज कम फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। वाटर वाली जो ऑक्सीजन है वही लिबरेट होती है। तो यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि वैन नील के एक्सपेरिमेंट से कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा होती है, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। तो पहली रिएक्शन में उसने ऐसा करके देखा, दूसरी रिएक्शन में उल्टा कर दिया। जो CO2 वाली ऑक्सीजन है उसको हैवी लेबल कर दिया 18 से, और जो वाटर वाली ऑक्सीजन थी उसको नॉर्मल रखा। तो उसने देखा This meeting is being recorded. तो ये दो रिएक्शन, तो इससे क्या पता चलता है, जो वाटर वाली ऑक्सीजन है वो जहां चली गई, जो फ्री हो गई, और जो CO2 वाली ऑक्सीजन है वो आपकी एंटर हो गई फूड के अंदर। तो दो एक्सपेरिमेंट, दो अलग अलग रिएक्शन उसने करवाई, उससे मुझे क्लियर हो जाता है कि जो भी ऑक्सीजन पैदा होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, वो ऑक्सीजन किस चीज की है, वो CO2 की है या वो वाटर की है। तो आपने ध्यान रखना है, इट ऑलवेज कम फ्रॉम वाटर। तो वो वाटर की ऑक्सीजन ही है जो ऑलवेज लिबरेट होती है एज ए फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? तो इस एक्सपेरिमेंट से, वैन नील के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो जाता है कि जो भी ऑक्सीजन पैदा होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो आपके काम आएंगे, जो आपसे पूछे जाएंगे। एक तो रेड ड्रॉप इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है ये जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो कहाँ से आती है। तो अब बच्चों हमारा पास एक टॉपिक रह गया फोटोसिंथेसिस के अंदर, दैट इज वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।